नेक्स्ट क्वेश्चन 21st, Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks. इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, मिनिमम मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है. मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज. अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 मार्क्स. अब देखो स्टूडेंट, इसको मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बोलता हूँ. अब इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है कि वहाँ पर हमें स्टेटमेंट गिवन होती थी कि जैसे 2x + 4 < 24, आप x को सॉल्व कर दो. बट इसमें क्या है कि हमें इक्वेशन को खुद से लिखना है. तो टफ पार्ट इसमें यही है कि इक्वेशन भी हमें खुद से लिखनी है और उसका आंसर तो हमें देना ही देना है. सो इसको देखो कैसे करेंगे. अब इसमें मैंने जो बातें अंडरलाइन की हैं पहले उसको समझते हैं. सबसे पहले चलो क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हैं. रवि ने मार्क्स ऑब्टेन किए 70 एंड 75. सपोज इसके 2 टेस्ट हो गए, जैसे आपका सपोज सितंबर में टेस्ट हो गया और एक दिसंबर में, उसके आपके 70 और 75 मार्क्स आए सपोज आपके मैथ्स में आउट ऑफ 100. अब फाइंड द मिनिमम मार्क्स, उसको कम से कम, मिनिमम मतलब कम से कम मार्क्स कितने आए तीसरे टेस्ट मतलब फाइनल में, या जो फेब में या मार्च में आपके पेपर होते हैं, टू हैव एन एवरेज, ताकि उसकी एवरेज जो है वो कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 60 मार्क्स बन जाए. सो सबसे पहले हम एवरेज को समझते हैं. देखो स्टूडेंट्स, एवरेज, अब सपोज़ मेरे एक फर्स्ट टेस्ट में नंबर हैं 50, सेकंड और थर्ड टेस्ट में हैं मेरे 40. तो मुझे अगर इसकी एवरेज निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 से डिवाइड कर दूँगा. सो कितना आएगा, 150 डिवाइड बाई 3, तो कितना आंसर आ गया 50. यानी कि मेरे एवरेज मार्क्स कितने हैं, मतलब सपोज़ ये मैथ्स में से नंबर थे मेरे, ये फर्स्ट टेस्ट था, ये सेकंड और ये थर्ड. तो साल के एंड में मेरे जो परसेंटेज निकलेगी वो कितनी आएगी, 50. मतलब मेरी मैथ में एवरेज कितनी है, 50% या 50 मार्क्स भी आप कह सकते हो. ठीक है. सो अब आपको एवरेज का कंसेप्ट समझ लग गया. अब दूसरी बात पे आते हैं. अब क्वेश्चन को फिर समझते हैं. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे 70 मार्क्स आए हैं, फिर मेरे 75 आए हैं, थर्ड में बोल रहे हैं कि फाइंड करो, मतलब मैं क्वेश्चन मार्क डाल दिया. सो डिवाइड किससे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 टेस्ट ही हैं. सो वो कह रहे हैं, अब यहाँ पर मेरी एवरेज कितनी थी 50, अब यहाँ पर कितनी एवरेज आनी चाहिए 60, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है मिनिमम एवरेज ऑफ 60 मार्क्स, मतलब 50 की जगह पर कितना आना चाहिए 60. सो अब क्वेश्चन में इसका क्या रोल है, मिनिमम मार्क्स और एटलीस्ट का. अब इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन, और एटलीस्ट मिनिमम. अब यहाँ पर क्या रोल आएगा, इनइक्वालिटी का रोल आएगा. यहाँ पर इक्वल था तो मतलब इक्वेशन थी, अब यहाँ पर इनइक्वालिटी का रोल है. वो कैसे, अब देखो इसको भूल जाओ एक बार. एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम मेरे 60 मार्क्स आने चाहिए, ज़्यादा भी आ सकते हैं. जैसे आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में जो पेपर जो है सपोज़ हमारा 100 का है, 100 मार्क्स का है, उसमें से हमें 33 मिनिमम मार्क्स चाहिए. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको 33 चाहिए, इसका मतलब है 33 मिनिमम है, कि आपको इससे कम नहीं आने चाहिए, आपके 33 या इससे ज़्यादा ही आने चाहिए अगर आप उस एग्ज़ाम में पास होना चाहते हो. तो सेम कंसेप्ट ये है कि अगर मेरे 60 या 60 से ज़्यादा आने चाहिए, दैट मीन्स एटलीस्ट 60 मतलब कम से कम. सो क्या लिखूँगा, 60 के इक्वल या 60 से ज़्यादा. तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं. देखो अभी आपके सामने ही है. सो रवि फर्स्ट टेस्ट में कितने आए उसके 70, सेकंड टेस्ट में कितने आए उसके 75. अब नेक्स्ट टेस्ट में सपोज मैं मान लेता हूँ उसके कितने आए x. अब मुझे पता है एवरेज आपने अभी सीख लिया कैसे निकालते हैं. जितने भी टेस्ट होंगे, सपोज अगर यहाँ पर 4 टेस्ट होते तो मैं लिखता डिवाइड बाय 4, अगर 5 टेस्ट होते तो मैं लिखता डिवाइड बाय 5. सो ये अपने दिमाग में रखनी है. देखो स्टूडेंट्स, अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लोगे, उसको दिमाग में बिठा लोगे, तो आप जो अपनी इक्वेशंस हैं वो बड़ी आसानी से बना पाओगे. अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मिनिमम 60 मार्क्स. तो मिनिमम को हम कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, क्योंकि 60 आने चाहिए या 60 से ज़्यादा. इसका क्या मतलब है, जो भी मार्क्स आएंगे हमारे वो 60 के इक्वल आने चाहिए या ज़्यादा. इसका क्या मतलब है, एटलीस्ट 60. सो चलो सॉल्व करते हैं इसको. ये कितना आ गया 145 प्लस x. अब 3 जो है पॉजिटिव नंबर है, आप इनइक्वालिटी के उधर लेके जा सकते हो और इनइक्वालिटी का साइन चेंज भी नहीं होगा. ठीक है जी. सो 145 प्लस x ग्रेटर देन 180. तो ऐसा करते हैं, x की वैल्यू निकालनी है, x ग्रेटर देन 180 माइनस 145, क्योंकि प्लस और माइनस वाले नंबर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता. तो कितना आंसर आएगा
35। सो कितना आंसर आ गया हमारा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। अब देखो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने क्या बनाना होता था, इंटरवल। अब हमें इंटरवल नहीं बनाना, हमें आंसर करना है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट, उसके तीसरे टेस्ट में। अब उसके तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 35। सो मतलब कम से कम उसके 35 हैं, 35 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। सो मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट कितने आएंगे, 35। अब इसको मिनिमम क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो ध्यान से, x ग्रेटर देन 35 है, मतलब x की वैल्यू हमेशा 35 या 35 से बड़ी होगी। सो मतलब ये मिनिमम वैल्यू है। कौन सी वैल्यू ये, मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली अब देखो, अगर सपोज ऐसा आंसर आता है हमारे पास, इसका क्या मतलब है कि x 35 या 35 से कम ही है, तो ये क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि x की वैल्यू कभी भी 35 से ज़्यादा आ ही नहीं सकती, 35 या 35 से कम ही होगी। तो देखो स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा समझाता हूँ। देखो उसने 70 मार्क्स ऑब्टेन किए थे, फिर 75, और थर्ड टेस्ट में हमें फाइंड करना था, इसलिए मैंने x ले लिया। आपको मैंने एवरेज का कंसेप्ट समझा दिया कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने टेस्ट हों उस डिवाइड बाय उतने नंबर ऑफ टेस्ट, मतलब जहाँ पर 3 टेस्ट थे तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, सो मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। अब एटलीस्ट वाला कंसेप्ट, एटलीस्ट का क्या मतलब है यहाँ पर कि कम से कम 60 मार्क्स उसके आने चाहिए, ज़्यादा भी आ सकते हैं। सो कम से कम मतलब मिनिमम मार्क्स उसके 60 आने चाहिए, मतलब जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो 60 या 60 से ज़्यादा ही होगी। तो इसलिए मैंने इसका साइन इधर को, इसका फेस इधर को ओपन किया हुआ है। सो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, वो सॉल्व करना आपको आता है, हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 35। दैट मीन्स मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट ही शुड गेट इज 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। अब देखने में क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है, पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज, मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, ऑफ एटलीस्ट, इसको भी अंडरलाइन कर लिया, 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जाम ईच ऑफ 100 मार्क्स। इफ़ सुनीता मार्क्स is in first 4 tests are 87, 92, 94, 95, find minimum marks। so इसको मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ। so find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the of the कोर्स। देखो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा मेथड है कि आप स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ो, उसको अपने दिमाग में बिठा लो। एक बार आपकी स्टेटमेंट दिमाग में बैठ गई तो आप बड़ी आसानी से इक्वेशंस भी बना लोगे। तो देखो स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। अब इसमें क्या बताया पहली लाइन में कि अगर आपको ग्रेड ए लेना है तो कंडीशन क्या है कि आपके अगर कोई 5 एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें से आपके टोटल जो मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 90% होने चाहिए, मतलब कम से कम 90% होने चाहिए। अब सुनीता के मार्क्स दिए हुए हैं उसमें फर्स्ट 4 टेस्ट में 87, 92, 94। अब पूछा गया है कि 5th टेस्ट में कितने नंबर होंगे ताकि हमारे एटलीस्ट 90% मार्क्स बन जाएं। तो सेम लास्ट वाला क्वेश्चन ही है। अब बदला क्या है, तो देखो जस्ट टेस्ट की काउंटिंग ज़्यादा हो गई है। पिछले में 3 टेस्ट थे, इसमें 5 टेस्ट हैं। यहाँ पर लास्ट में था 60, यहाँ पर 90 है। सो फिर वही बात, अब आपको पता है कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं, 87, 92, 94, 95। मैंने आपको बोला अब ये 4 टेस्ट हैं, सपोज़ 5th में उसके x हैं, किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि एवरेज को निकालने के लिए जितने टोटल टेस्ट हैं उसको उससे नंबर ऑफ़ टेस्ट से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर कितना है, 90। अब यहाँ पर मेन साइन का पंगा है। सो साइन कौन सा डालेंगे, उन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम 90 चाहिए, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। सो 90, कम से कम 90, मतलब 90 के इक्वल या 90 से ज़्यादा। सो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे मार्क्स उसके 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, और फिर टेस्ट में उसके मार्क्स कितने हैं, x। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, क्योंकि हमारे टेस्ट कितने हैं, 5। सो 90, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, 90। सो क्या साइन डालेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। मैंने अभी आपको समझाया, क्योंकि 90 एटलीस्ट का मतलब कम से कम, मतलब 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स ही चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। इसको आप ऐड कर लो, इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 90 इंटू 5 को मैं उधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, उससे इनक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सो 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, 450। अब सॉल्व कर लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368। इसको अब सॉल्व कर लो।
सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 82। सो दैट मीन्स अब यहाँ पर इस x की वैल्यू कितनी आई है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 82। मतलब ये क्या है, 82 क्या है, मिनिमम वैल्यू है। मतलब x की वैल्यू हमेशा 82 के इक्वल होगी या उससे बड़ी, मतलब ये मिनिमम मार्क्स हो गए। सो दैट मीन्स मिनिमम मार्क्स सुनीता। फिफ्थ एग्जाम। सो कितनी आनी चाहिए उसकी, 82। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्टिव। कंसेक्टिव का मतलब होता है साथ साथ, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट, अब स्मॉलर देन को भी आप अंडरलाइन कर लो, स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज़ मोर देन, देयर सम इज़ मोर देन 11। तो जो इंपॉर्टेंट लाइन थी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब देखो पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर हम समझेंगे क्वेश्चन को। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं वो, कि फाइंड ऑल दी पेयर्स ऑफ कंसेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले कंसेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स से पहले आपको पॉजिटिव इंटीजर पता होने चाहिए। आपको पता है इंटीजर कौन से होते हैं पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो सिमिलरली ऑड नंबर कौन से होंगे हमारे, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब ये कौन से नंबर हैं, ऑड नंबर्स हैं। सो कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है, अब देखो ये दोनों क्या है, कंसेक्टिव, ये दोनों क्या है, कंसेक्टिव, ये दोनों क्या है, कंसेक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ कि जो साथ साथ वाले नंबर हैं, मैं 1 और 7 को कंसेक्टिव नहीं बोल सकता, 1 और 5 को कंसेक्टिव नहीं बोल सकता, साथ साथ वाले नंबर। सो सपोज अब देखो इसका मतलब 1 और 3 क्या हो गए, कंसेक्टिव नंबर। सिमिलरली 7 और 9 भी कंसेक्टिव हो सकते हैं, सिमिलरली 9 और 11 भी कंसेक्टिव हो सकते हैं। सो नेक्स्ट अब इससे आगे समझते हैं। अब बोथ ऑफ विच, अब दोनों क्या हैं, 10 से छोटे हैं, मतलब स्मॉलर देन 10 सच दैट, और उनका सम क्या है, मोर देन 11। सो हमें पेयर्स ढूंढने हैं ऐसे। सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो सपोज लेट फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर, हम सपोज उसको x सपोज कर लेते हैं। सो देन नेक्स्ट सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर, आप बता सकते हो कौन सा होगा, मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर 1 है तो कितना आंसर आएगा, 3। अगर 3 है तो कितना आंसर आएगा, 5, क्योंकि ये कंसेक्टिव है। 5 है तो कितना आंसर आएगा, 7। सो क्या हो रहा है बेसिकली 1, अब ये क्या है 1 + 2, ये 3 है, ये कितना है 3 + 2, ये 5 है, ये कितना है 5 + 2, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 1 + 2 3। बेसिकली क्या हो रहा है, हमेशा 2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसको क्या, अगर ये x है तो इसमें क्या होगा, x + 2। सो हमारे ये हमने पेयर सेलेक्ट कर लिया। अब ये हमारा पेयर हो गया कंसेक्टिव इंटीजर का, कंसेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर का x और x + 2। अब नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा मेथड यही है कि जो आपको बोला है उसको आप अच्छे से दिमाग में बिठाओ, उसके बाद उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दो। सो मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब x भी 10 से स्मॉलर है और x + 2 भी 10 से स्मॉलर है। इसको सॉल्व कर सकते हो। सो कितना आएगा, x इज़ लेस देन 10 - 2 विच इम्प्लाइज x इज़ लेस देन 8। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, x लेस देन 10, x लेस देन 8। इसका क्या मतलब है कि x 10 से छोटा है, इसका क्या मतलब है x 8 से छोटा है। अब दोनों को तो हम क्वेश्चन में यूज़ नहीं करेंगे, इन दोनों में से एक को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे, जो ज़्यादा वैलिड होगी। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो हमारे पास क्या है, x लेस देन 10 एंड x लेस देन 8। ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, दोनों को बारी बारी से चेक करते हैं। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, x लेस देन 10 लेट, अगर x लेस देन 10 है, 10 से कोई छोटा नंबर सोच लो। सपोज़ मैंने 9 सोच लिया। ठीक है, अब 9 सोच लिया। अब 9 जो है वो 10 से छोटा है। इन दोनों, इस x की वैल्यू 9 को दोनों में फिल कर लो। 9 इज़ लेस देन 10 एंड 9 इज़ लेस देन 8। अब आपके सामने ही है, ये ट्रू है, 9 इज़ ऑलवेज लेस देन 10 विच इज़ ट्रू। अब 9 इज़ लेस देन 8, ये तो फॉल्स है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। मतलब जब भी हम x की वैल्यू 10 से कम ले रहे हैं, वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, एक को कर रही है, दोनों को नहीं कर रही। ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, लेट x जो है वो 8 से छोटा है, मतलब सपोज़ कर लो कि नंबर, लेट अस सपोज़ 7। अब 7 मैंने सपोज़ कर लिया, दोनों में फिल कर लो। 7 इज़ लेस देन 10
7 इज़ लेस देन 8। अब आपको पता है 7 इज़ ऑलवेज लेस देन 10 विच इज़ ट्रू। 7 इज़ ऑलवेज लेस देन 8 विच इज़ ट्रू। सो दैट मीन्स x इज़ इक्वल टू 7, जिसका क्या मतलब है कि x जब भी 8 से छोटा है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट x इज़ इक्वल टू 6, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए पूरी तरह। ये भी 8 से छोटा है तो इसको यहाँ पर फिल कर लो, 6 लेस देन 8। सो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। और वैसे भी स्टूडेंट्स जो नंबर 8 से छोटा है वो नेचुरली 10 से भी छोटा ही होगा। तो दैट मीन्स x लेस देन 8 ये ज़्यादा वैलिड कंडीशन है क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये दोनों केसेस में वैलिड है। अब हमारी ट्रू कंडीशन कौन सी है? x लेस देन 8। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि सम ऑफ बोथ पेयर्स इज़ मोर देन 11। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया, दोनों का सम कर दिया। तो कितना आएगा? 2x + 2 ग्रेटर देन 11, 2x ग्रेटर देन 11 - 2, 2x ग्रेटर देन 9। अब मुझे 2 से डिवाइड करना है और 2 पॉजिटिव नंबर है, सो मैं डिवाइड कर सकता हूँ और इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो इसको ऐसा लिख लो, x ग्रेटर देन 4.5। सो हमारे पास दो कंडीशंस आ गई। देखो, x ग्रेटर देन 4.5 और x लेस देन 8। इसको इकट्ठा करके लिखते हैं। x जो है वो 8 से कम है और ग्रेटर देन 4.5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है जी। अब x 8 से कम है और 4.5 से बड़ा है, सो मैंने सही लिखा है, ठीक है। अब देखो, अब इनके बीच में पहले हम x कैन टेक वैल्यूज़, कौन कौन सी पॉजिटिव वैल्यू इंटीजर वाली ले सकता है? टेक वैल्यूज़। 4.5 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है। x कौन कौन सी वैल्यूज़ है? 5, 6 और 7। बट x क्या है? बट x इज़ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब x क्या है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ये जो हमारी 6 है ये ऑड नहीं है, इसको छोड़ दो। 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है और दोनों इंटीजर भी हैं। सो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो x + 2 कितना होगा? 5 + 2 दैट मीन्स 7। सो ये हमारा फर्स्ट पेयर बन गया 5,7, जिनका जो दोनों 10 से कम है और जिनका सम 11 से ज़्यादा। सिमिलरली अगर x 7 होगा तो x + 2 मतलब 7 + 2 दैट मीन्स 9। सो 7 + 9। सो हमारे दो पेयर आ गए 7, 9। अब इन ये दोनों भी 10 से कम है और इन दोनों का सम क्या है? 11 से ज़्यादा। सो 2 कंसेक्टिव पेयर्स ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर 5,7 and 7,9. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर मैंने कंसेक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर को अंडरलाइन कर लिया। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? कंसेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर थे। सो बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। बोथ क्या है? लार्जर देन 5 मतलब 5 से बड़े हैं। एंड सच दैट देयर सम इज़ लेस देन 23। सो ये हमारा क्वेश्चन है। सो फिर वही बात, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, आपको उसको दिमाग में बिठाना है, उसके बाद आप इक्वेशन बड़े आसानी से बना सकते हो। अब देखो, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सबसे पहले बारी बारी से करेंगे। पहले हम इसको करेंगे कंसेक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। अब कंसेक्टिव मैंने पहले भी आपको बताया, 2 और 4 क्या है? कंसेक्टिव। 4 और 6 क्या है? कंसेक्टिव। 6 और 8 क्या है? कंसेक्टिव। फिर वही बात, 2 और 6 कंसेक्टिव नहीं है क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? 4। सिमिलर 2 और 8 कंसेक्टिव नहीं है क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? 4 और 6। सो कंसेक्टिव का मतलब साथ साथ वाले नंबर, ठीक है जी। सपोज हम क्या करेंगे? लेट फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर, हम सपोज करें लेट x है। अगर x है तो दूसरा कैसा होएगा? देखो, सपोज ये 2 है, ये कंसेक्टिव लिखा है 2 और 4, 4 और 6 भी कंसेक्टिव है, 6 और 8 भी कंसेक्टिव है। सब देखो यहाँ पर ये 2 है और ये कितना है? 2 + 2। ये 4 है, ये कितना है? 4 + 2। ये 6 है, ये कितना है? 6 + 2। तो 4 + 2 6,
6 + 2 8, यानी कि हमेशा क्या हो रहा है, बेसिकली 2 ऐड हो रहा है। तो हमारा सेकंड पॉजिटिव इवन इंटीजर कैसा होगा, x + 2। पहला x है और दूसरा कौन सा होगा, x + 2। तो हमारा पेयर कौन सा हो गया, पेयर ऑफ कंसेक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पेयर कौन सा हो गया हमारा, x और दूसरा x + 2। अब हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन। देखो हमें टर्न बाय टर्न करना है, बस जो मैथमेटिकल में लिखा है और जो इंग्लिश में स्टेटमेंट में लिखा है उसको हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, दोनों क्या हैं, 5 से ज़्यादा, ये अब लिख ही सकते हो। तो पहला नंबर कौन सा है हमारा, x, ये 5 से ज़्यादा है। और सेकेंड नंबर कौन सा है हमारा, x + 2, ये भी 5 से ज़्यादा है। इसको आप सॉल्व कर लो, x इज़ ग्रेटर देन 5 - 2, दैट मीन्स x इज़ ग्रेटर देन 3। सो x 5 से भी बड़ा है, x 3 से भी बड़ा है। सो इसको मैं कैसे प्रूव करवाऊँगा। सो अब देखो हमारी कंडीशन क्या थी, x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड x इज़ ग्रेटर देन 3। अब इन दोनों में से किसको रखेंगे हम, कौन सी कंडीशन को रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा था, x इज़ लेस देन 10, x + 2 लेस देन 10। सो उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। सो इसमें हमें क्या करना है, देखो सपोज x इज़ ग्रेटर देन 5, x इज़ ग्रेटर देन 3। तो हम ऐसा करते हैं, लेट x इज़ इक्वल टू 4। सपोज़ मान लो कि वो 3 से बड़ा है, सपोज़ मान लो ये कि ट्रू है, x ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़ा नंबर क्या हो गया, 4। सब 4 दोनों में फिल कर लो, 4 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड 4 इज़ ग्रेटर देन 3। ये ट्रू है बट ये फॉल्स है। सो मतलब हम x इज़ इक्वल टू 4 नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट चलो ऐसा करते हैं, अब इससे बड़ा कोई नंबर सोच लेते हैं, लेट x इज़ 6। 5 से बड़ा कौन सा नंबर होता है, 6। तो फिल कर लो आप, 6 ग्रेटर देन 5 इसमें फिल कर लो एंड 6 ग्रेटर देन 3। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। सो दैट मीन्स ये जो हमारी कंडीशन है x ग्रेटर देन 5 ये वैलिड है क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। सो हम क्या लेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 5। तो ये क्वेश्चन में लिखते हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, x बोथ नंबर आर लार्जर देन 5, x इज़ ग्रेटर देन 5। मैंने आपको अभी समझाया x + 2 इज़ आल्सो ग्रेटर देन 5। सो विच इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 5 - 2। नेक्स्ट x इज़ ग्रेटर देन 5 - 2, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 3। सो दो कंडीशंस हैं हमारे पास, कौन कौन सी, x इज़ ग्रेटर देन 5, x इज़ ग्रेटर देन 3। बट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कौन सी कंडीशन वैलिड है, x ग्रेटर देन 5। क्यों, क्योंकि 4 इस दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट जो 6 है इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि जो x 5 से ग्रेटर है नंबर, मतलब 6, वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हम जो भी नंबर हैं हमारे जो 5 से बड़े होंगे वो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स x इज़ ग्रेटर देन 5। हम इसको नहीं लेंगे, हम x ग्रेटर देन 5 को लेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ बोथ x और x + 2 का सम क्या है, लेस देन 23। तो इसको सॉल्व कर लो आप, 2x + 2 लेस देन 23। इसको सॉल्व कर लो, 2x लेस देन 23 - 2। हमें पता है हम किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। सो 2x लेस देन 21, x लेस देन 21/2, x लेस देन, इसको अब सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 0, सो 10.5। सो x इज़ लेस देन 10.5। सो अब इन दोनों कंडीशन से एक 1 ये रही हमारे पास, एक ये रही। सो यहाँ पर क्या है, x 5 से बड़ा है और 10.5 से छोटा है। सो x को बीच में लिखो, x 10.5 से छोटा है और 5 से बड़ा है। सो अब पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन 5 और 10.5 के बीच में सभी इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स जो 5 और 10.5 के बीच में है। अब 5 इंक्लूड नहीं है यहाँ पर, लेस ग्रेटर देन है। सो 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला था, इवन नंबर। सो इवन नंबर कौन कौन से हैं, 6, 8, 10। सो हमारी x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, x कैन टेक वैल्यूज़, x कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है, 6, 8, 10। अगर x 6 है देन x + 2, मतलब
6 + 2 दैट मीन्स 8। सो पहला पेयर कौन सा आ गया 6,8। अगर x 8 है तो x + 2 दैट मीन्स 8 + 2 कितना आएगा 10। सो 8,10। x अगर 10 है सो x + 2 दैट मीन्स 10 + 2 दैट मीन्स 12। तो दूसरा थर्ड पेयर कौन सा आ गया हमारा 10,12। आप चेक कर सकते हो ये भी 5 से ज़्यादा है, ये भी 5 से ज़्यादा है, ये भी 5 से ज़्यादा, ये भी, अब ये दोनों भी 5 से ज़्यादा हैं। और इन दोनों का सम करके देख लो 14 लेस देन 23, 18 लेस देन 23, 22 लेस देन 23। सो ऑल consecutive even पॉजिटिव इंटीजर्स आर कौन कौन से आगे पेयर 6,8, 8,10, 10,12।